नमस्कार दोस्तों ये हमारी एसएससी सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस पर पहली वीडियो रिलीज कर दी है। उस वीडियो को आप इसी वीडियो के लास्ट में प्राप्त कर पाएंगे या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी वो सारी वीडियोज आपको दे दी जाएंगी, तो वहां से भी आप वो सारी वीडियोज देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू एसआई के बारे में। एसएससी के द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन में ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नोटिफिकेशन होता है और इस नोटिफिकेशन को अगर आप अप्लाई करते हो और फाइनली इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पिछले बार जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कितना परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस किया था और किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था, इससे रिलेटेड बुक्स कौन सी हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी बातें। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं मौसूक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एसएससी सीपीयू एसआई के अंतर्गत बेसिकली आप दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हो या फिर आप सीएपीएफ में एसआई बन सकते हो। सीएपीएफ को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम जाना जाता है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी आता है और इसमें आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो इस वैकेंसी के माध्यम से। सीएपीएफ एसआई जो होता है ना, वो नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 6 का पोस्ट होता है, जिसमें सिलेक्शन के बाद आपको 35,400 से लेके 1,12,400 हर महीने सैलरी दी जाती है। जबकि दिल्ली पुलिस एसआई ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, नॉन गेस्टेड पोस्ट ये भी है और इसमें भी सैलरी बिल्कुल सेम ही होती है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच। तो अब जान लेते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या मांगी जाती है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 20 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। 20 वर्ष से कम अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और अधिकतम 25 वर्ष तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज में रिलेक्शन भी कैटेगरी वाइज दे दिया जाता है, जैसे SC ST को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष है, अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो 10 वर्ष है। तो इस एज क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स कुछ भी लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, इसके बिना आप दिल्ली पुलिस में एटलीस्ट नहीं जा सकते। सीएपीएफ में इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें बहुत कम फीस पे करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल 100 रुपए एप्लीकेशन फीस। साथ ही साथ यहाँ पर सेंटर मनचाहा मिल जाता है, लगभग बहुत सारे सेंटर पूरे भारत में आपको मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने नियर बाई सेंटर भी चुन सकते हो, तो ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है जिसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है और इसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल के बाद जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीबी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बाद ही अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तभी आप पेपर सेकंड दे पाओगे, तभी आप पेपर सेकंड में जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि आपको मेडिकल में जाना है कि नहीं जाना है। तो ये तरीका होता है इसके सिलेक्शन का। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि पेपर जो फर्स्ट आपका होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो पेपर फर्स्ट आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा यानी कि मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। जो थर्ड सेक्शन होगा वो होगा जनरल इंग्लिश का और जो फोर्थ सेक्शन होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर इन्वॉल्व होगा। सारे सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला, इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव होंगे। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर उपलब्ध होगा। जिस भी मीडियम में आप कंफर्ट अपने आप को फील कर पाए उस मीडियम में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर आपका काटा ही जाएगा और अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है ना, वो बहुत सारे दिनों में होगा, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन में होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो जो आपका नंबर आएगा ना वो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है, तो इस वाली वीडियोस में हम नहीं बताएंगे। साथ ही साथ आप इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। डिस्क्रिप्शन में हम सिलेबस दे देंगे, तो वहां से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अब सीपीयू एसआई बनने के लिए जो पेपर सेकंड है
वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है और उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना भी जरूरी है। इसका जो पेपर सेकंड होता है ना, वो पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड होता है, यानी कि उसमें इंग्लिश रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पेपर का नाम है इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, इससे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसे भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का ही टाइम होगा। जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। जो पेपर का मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी, तो ये सारी चीजें सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो अगर आप जनरल मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जनरल, ओबीसी और एससी इन तीनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, लेकिन अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पर एसटी के लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर चेस्ट 77 से 82 है। वहीं अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो 154 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट अगर रहेगी तो आप वैलिड हैं। वहीं अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट 80 से 85, जबकि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम पेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी 16 सेकंड में 100 मीटर। इसके अलावा 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग जंप 3.65 मीटर करना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास 3 चांस होंगे, यानी 3 चांस में ये दूरी आपको कवर करनी है। जबकि हाई जंप 1.2 मीटर है और इसमें भी आपको 3 ही चांस मिलेंगे। जबकि शॉर्ट पुट 4.5 मीटर है और इसके लिए भी 3 चांस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल कैंडिडेट को भी रन करना पड़ेगा 100 मीटर 18 सेकंड में, जबकि 800 मीटर 4 मिनट में रन करना पड़ेगा। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, इसके लिए भी 3 चांस ही होंगे और फीमेल के लिए हाई जंप सिर्फ आधे मीटर है और इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, अगर यहाँ पर आपके आइज को देखा जाए तो 6/6 की होनी चाहिए। अगर आप ग्लास पहनते हैं तो मैक्सिमम 6/9 की आइज एक्सेप्ट की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाना है। जो आपने फोटोग्राफ फॉर्म में सबमिट किया था वो वाला फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। साथ ही आपके पास एक ओरिजिनल वैलिड आईडी भी होनी चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप SC ST OBC हैं तो उससे रिलेटेड आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आपने किसी प्रकार के छूट के लिए अप्लाई किया है तो उस छूट से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। जैसे अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो आप दिव्यांग से रिलेटेड सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। अगर आपने किसी बोनस के लिए अप्लाई किया है तो बोनस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ेगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा उस समय, अगर आप दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अभी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और इसमें भी अप्लाई करें तो उन्हें NOC देनी पड़ेगी। NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप अभी जहां पे काम कर रहे हो उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो NOC भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या फिर विधवा हैं उससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जो लग सकते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होता है कि इससे कम अगर आपका नंबर आएगा तो आप फेल माने जाओगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए जो है वो हम देख लेते हैं। तो जनरल के लिए 30% है, OBC EWS के लिए 25% है और SC ST के लिए मात्र 20% है। चलिए अब सबसे जरूरी चीज ये देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कितने मार्क्स एटलीस्ट प्राप्त किए थे और जिसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। तो हम 2019 के कट ऑफ को अपना मानक कट ऑफ मानेंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बना था वो मेल और फीमेल के लिए काफी अलग अलग कट ऑफ बना था। तो सबसे पहले हम जनरल के मेल और फीमेल को देख लेते हैं। तो जनरल के मेल के लिए 101.19 कट ऑफ गया था, जबकि जनरल के फीमेल कैंडिडेट के लिए वही कट ऑफ 104.12 हो गया था। OBC के मेल के लिए 91.28 कट ऑफ गया था, जबकि OBC के फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गया था वो 97.78 गया था। SC के मेल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 70.67 गया था, जबकि SC के फीमेल के लिए 75.45 कट ऑफ गया था। ST के मेल के लिए 74.54 कट ऑफ गया था, जबकि ST के फीमेल के लिए 73.59 गया था। EWS के मेल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 86.95 गया था, जबकि EWS के फीमेल के लिए 91.72 कट ऑफ गया था। तो अभी जो हमने कट ऑफ डिस्कस किया है ना वो पेपर फर्स्ट का कट ऑफ, यानी पेपर फर्स्ट का कट ऑफ ये रहा। इसके बेसिस पर लोग अगले स्टेज में गए थे।
इतने नंबर पापा के, और पेपर सेकंड का ओवरऑल कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले जनरल के मेल को देख लेते हैं। तो जनरल के मेल का जो कट ऑफ गया था वो 153.12 गया था, जबकि जनरल के फीमेल का कट ऑफ 205.33 गया था। ओबीसी के मेल का कट ऑफ 148.31 गया था, जबकि ओबीसी के फीमेल का कट ऑफ 175.13 गया था। एससी के मेल का कट ऑफ 113.37 गया था, जबकि एससी के फीमेल का कट ऑफ 150.6 गया था। एसटी के मेल का कट ऑफ 121.35 गया था, जबकि एसटी के फीमेल का कट ऑफ 126.26 गया था। और लास्ट ईडब्ल्यूएस के मेल का कट ऑफ 152.11 गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस के फीमेल का कट ऑफ 205.33 गया था। तो ये तो रहा कट ऑफ, यानी प्रीवियस ईयर में कैसा कट ऑफ लाके लोग इसमें सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। तो गाइस बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से सीधे आप अमेजन से जाके बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर अमेजन पे जाएंगे तो बुक आपको दिख जाएगी। आप उस बुक को नोट करके स्क्रीनशॉट लेके आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए रिलेटिव। साथ ही बुक रहने के बाद अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका इसका पैटर्न है ना, सबसे पहले जो पहला पेपर है उसमें सारे सब्जेक्ट इक्वल है, यानी 50-50 क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। लेकिन जो सेकंड पेपर है ना उसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो जो सेकंड पेपर है उसमें भी और फर्स्ट पेपर में भी सबके बराबर इंग्लिश का वेटेज है। तो यहाँ पर हम पूरे एग्जाम को अगर देख लें तो अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज इंग्लिश में अगर आप अच्छे नहीं है तो इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं है तो आप इंग्लिश की कोई कोचिंग भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही गाइस इन सब एग्जाम में ना स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपको बराबर प्रैक्टिस में रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए इसके साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहां पर हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट की लिंक है, तो वहां से आप विजिट करके वहां से टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करना है, बराबर टेस्ट देते रहना। इससे क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन समझ पाओगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन एटलीस्ट एसएससी में पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, साथ ही किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप कंफर्म कर पाओगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो आपकी स्पीड भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो कम समय में आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फायदे आपको टेस्ट सीरीज देने के मिलेंगे। साथ ही साथ आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आप इसमें और भी अपने आप को बेहतर कर पाओगे। तो गाइस ये एग्जाम जो होता है ना वो इतना आसान भी नहीं होता। पहले इसके भी कट ऑफ बहुत कम जाया करते थे, लेकिन अब इसके भी कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी एक अच्छी रणनीति बना के इस एग्जाम में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।